नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद की इस विशेष कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका का उद्देश्य यही है कि जो विज्ञानवादी और बुद्धिजीवी है उनको धर्म के बारे में जानकारी मिले और जो हिंदू धर्म प्रेमी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, इनको धर्म के विषय में स्वाभिमान निर्माण हो। इस उद्देश्य को लेकर हमने अलग अलग विषय इस मालिका में लिए। इसमें हमने ये समझ कर लिया कि हमारी प्राचीन हिंदू संस्कृति कितनी वैज्ञानिक थी, हमारे गुरुकुल कितने प्रगत थे, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो किस प्रकार से वैज्ञानिक थे और उन्होंने किस प्रकार से नए नए संशोधन किए थे, और ये हमने सब जानकर लिया। आज भी हम ऐसे ही कुछ नई बात हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज के इस धर्म विज्ञान के मालिका में उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए हम आज की मालिका को प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूँगा कि प्राचीन भारत बहुत प्रगत था, ये हमने आपसे जानकारी ली थी। तो आज पाकिस्तान में जो गया हुआ मोहनजोदाड़ो है, तो वो हमारे लिए एक आदर्श है और एक उदाहरण है हमारी प्राचीन संस्कृति का। तो इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। मूलतः कार्तिक जी, ये आधुनिक विज्ञान के इस युग में जो अन्य हमारे जो चमचमाते हुए जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हम जिसको कहते हैं, तो उनको भी आश्चर्यचकित करेगा इस प्रकार के शहर भारत में सहस्त्रों वर्ष पूर्व थे। यह सुनकर शायद ये नई पीढ़ी को अत्यंत आश्चर्य लग सकता है। तो ऐसे जो भारतीय संस्कृति से जुड़े पुराने शहर है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो जो है, उसका सिंधी भाषा का ये शब्द है और इसका मूल जो अर्थ है मुर्दों का टीला। इसे मोहन जो दड़ो भी कहा जाता है, यानी मोहनजोदड़ो के 3 विभाग में उसको उच्चारण किया जाता है, मोहन जो दड़ो। तो चार्ल्स मैसन, इसने सर्वप्रथम इस हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। बाद में दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा के संदर्भ में जो आधिकारिक खोजबीन किया था, तथा इसमें एक अन्य जो पुरातत्वविद माधव स्वरूप वत्स, इनका भी उन्होंने सहयोग लिया था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद ये जो हमारा प्राचीन संस्कृति का जो प्रतीक था मोहनजोदड़ो, वो पाकिस्तान के क्षेत्र में गया। यानी सिंधु घाटी का सभ्यता ही जो पूरी हमारी, उसमें जो हमें उत्खनन में मिला हुआ ये जो शहर था, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है और वो विशालकाय टीलों से पटा हुआ था। अब यह जो नगर है, वो सिंधु घाटी की जो संस्कृति है उसमें जो कुछ प्रमुख नगर थे, तो वो हड़प्पा के अंतर्गत यह नगर आता है। सिंधु नदी के किनारे के 2 स्थानों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, इन क्षेत्र में जो की गई जो खुदाई थी, उसमें सबसे प्राचीन तथा पूरी तरह जो विकसित ऐसे नगर है और अत्यंत प्रगत अवस्था की जो सभ्यता है, उनके अवशेष हमें मिले थे। अब सहस्त्रों वर्ष पूर्व इन शहरों का जो निर्माण है वो अत्यंत नियोजन पूर्णता से किया गया था। यानी आज के जो वर्तमान के मुंबई जैसे शहर है, उनको भी लज्जा आएगी ऐसी विशाल सड़कें मोहनजोदड़ो के उस शहरों में थी। पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर दिशा में फैली 9 मीटर चौड़ी सड़कें एवं उन्हें जोड़ने वाले 5 मीटर के चौड़े मार्ग
जिसको हम उपमार्ग कह सकते हैं, यह मोहनजोदड़ो की विशेषता थी। यानी आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, यानी और यातायात की सुविधा उस समय इतने प्रगत अवस्था में थी, इससे हमें पता चलता है। अब पीने के पानी के लिए नदियों के पानी का उपयोग होता था, मगर इसके अतिरिक्त हर घर में एक कुआं हुआ करता था। और धनिकों की जो कोठियां थी, वो कोठियों के साथ अन्य श्रमिक वर्गों के लिए विशेष बस्ती भी निर्माण की जाती है, ऐसे उन अवशेषों से हमें पता चलता है। तो ऐसे अनेक विशेषताएं, जब यूरोप के लोग अपना घर बसाने की क्षमता नहीं कर सकते थे, वो घुमड़कर अवस्था में थे, कबीले जैसी स्थिति में रह के झोपड़ों में रहकर घोड़ों पर जिनका प्रवास होता था, उस समय इतनी प्रगत और प्रगल्भ ऐसी संस्कृति सिंधु घाटी में कार्यान्वित थी। अब सबसे महत्व का जो आता है, वो वहां की जो ड्रेनेज लाइन है। वो ड्रेनेज लाइन जो है, आज भी भारत के या अन्य क्षेत्रों के बहुत से शहरों में अभी वर्तमान 20 वर्ष पूर्व तक के सब खुला ही ड्रेनेज व्यवस्था सब तरफ थी। मगर उस समय ईंटों से व्यवस्थित पद्धति से ढकी हुई नालियां और उसके माध्यम से जो उनकी ड्रेनेज लाइन की सिस्टम थी, वो उनके स्वास्थ्य और नगर रचना में उनकी एक प्रगत विचार की सोच और उसकी अभियांत्रिकी, इन सबके कौशल्य की वो विशेषता दर्शाता है। अब शहरों में जो व्यापार है या उद्योग है, तो उनके लिए विभिन्न विभिन्न विभागों का उसमें निर्माण स्पष्टता से दिखाई देता है। और ऐसे योजनाबद्ध और सर्व सुविधाओं से युक्त यह शहर 1927 में उत्खनन के उपरांत विश्व के सामने आया। नगर रचना, वास्तु रचना, आधारभूत सुविधा तथा कृषि उद्योग आदि सभी क्षेत्रों से सुनियोजित तरह से यह शहर निर्माण हुआ था, और यह एक आदर्श व्यवस्था वहां पर निर्माण हुई थी। विश्व के किसी भी देश के लिए यह व्यवस्था उनके सामने रखी जाए, इतनी प्रगत है, क्योंकि उस समय का जो वैज्ञानिक कला कौशल था, वो आज के अति प्रगत देशों को भी आश्चर्यचकित करने वाला है। यह हमें समझ लेने की आवश्यकता है। और मोहनजोदड़ो और यह जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता का यह सबसे प्रसिद्ध और पुरा स्थल है। ऐसे माना जाता है कि तात्कालिक समय में यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। और सबसे महत्व की बात है कि इस शहर में एक विशाल स्नानागार था, और ये सार्वजनिक स्थल में था। और विशाल ये जो स्नानागार था, यानी स्नान की सामूहिक व्यवस्था, उसके निकट विशाल कक्ष अभी 20 स्तंभों पर वर्तमान में भी आश्रित है। यह जो स्नानागार था, वह 8 फीट गहरा, 23 फीट चौड़ा तथा 30 फीट लंबा ऐसा एक कुंड के जैसा भी है। और ये जो कुंड बनाया है, उसकी अत्यंत जो एक विशेष बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये स्नानागार के कुंड को वाटर प्रूफ ईंटें भी लगाई हुई थी। यानी वाटर प्रूफिंग की संकल्पना, उसकी टेक्नोलॉजी और उसका प्रत्यक्ष उपयोग मोहनजोदड़ो के शहरों में किया गया है, ऐसे स्पष्ट साक्ष्य हमें वहां मिलती है। ऐसे माना जाता है कि इसका इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से नहाने के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव रोकने हेतु ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई थी। यानी जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, वैसे जिप्सम और जिप्सम के गारे में चारकोल को मिलाकर उस पर परत चढ़ाई गई थी, जिससे यह भी पता चलता है कि चारकोल यानी जो उच्च कोटि का जो कोयला है,
उसके संबंध में उसकी उपयोगिता, उसका उपयोग और प्रायोगिक भाग उस समय के हमारे जो प्रगत मानव थे, हमारे संस्कृति परंपरा के जो वैज्ञानिक थे, वो उसको अच्छी तरह से जानते थे। यानी वाटर प्रूफिंग है, परत चढ़ाने की प्रक्रिया जानते हैं। इस नगर की सड़कों और गलियों में आज भी हम घूम फिर कर उसको देखा जा सकता है, और यहाँ की दीवारें और सड़कें आज भी काफी मजबूत स्थिति में हैं। तो ये एक बड़ी आश्चर्यकारक बात है कि इतने हजारों सहस्त्रों वर्षों के बाद आज भी वो यथास्थिति में है और आज भी मजबूत स्थिति में है। तो उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी कितनी उच्च कोटि की होगी, यह हमें इससे समझ में आता है। अब विश्व के सबसे प्राचीन सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उसका हमारे जीवन में या भारतवर्ष के जीवन में महत्व क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर ही हिंदू शब्द का प्रारंभ हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की प्राचीनतम नदी के परिसर में, यानी नदी घाटी सभ्यताओं में से जो निर्माण हुए, वो एक प्रमुख सभ्यता है। ये सभ्यता मुख्य रूप से आज के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और भारत के उत्तर क्षेत्र में फैली हुई थी। प्राचीन मिस्र और जो मेसोपोटामिया है, इनकी जो प्राचीन सभ्यता है, तो इन सभ्यता के साथ यह मोहनजोदड़ो की भी प्राचीन दुनिया की यह एक सभ्यता है। ये तीनों शुरुआती कालक्रमों में एक साथ ही थी, ऐसे हम समझ सकते हैं। मगर इन तीनों में से आज सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चा में कौन सी है? तो ये सिंधु घाटी की मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, वही चर्चा में है। आईआईटी खड़गपुर और जो भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक है, उनके मुताबिक यह जो सभ्यता है, वो 5,500 साल नहीं बल्कि 8,000 साल पुरानी है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, तो उसके पहले की ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सिद्ध होता है। मिस्र की जो सभ्यता है, ईसा पूर्व 7,000 से ईसा पूर्व 3,000 तक के होने के उसके प्रमाण मिलते हैं। और जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वो ईसा पूर्व 6,500 से ईसा पूर्व 3,100 तक अस्तित्व में थी, ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ये दोनों की तुलना में देखें तो ये सिंधु घाटी की जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति है, यह उससे पुरातन है, ऐसे स्पष्ट होता है। तो ये जो शोधकर्ता थे, आईआईटी खड़गपुर तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के जो शोधकर्ता थे, इनके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी उन्होंने खोज के निकाले हैं। और इन वैज्ञानिकों का यह शोध, जो प्रतिष्ठित जो रिसर्च पत्रिका है नेचर, ये अनुसंधान को प्रसिद्ध करने वाले पत्रिका में उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकाशित भी किया है। 25 मई 2016 इस तारीख को यह लेख नेचर इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। दुनिया भर की सभ्यताओं के उद्गम को लेकर आज विश्व में एक नई बहस छिड़ गई है। इसका मतलब यही है कि सभ्यता तब विद्यमान थी जब भगवान श्री राम का काल था और भगवान श्री कृष्ण का काल था। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जानी जाती है। और प्रथम बार कांस्य इस धातु का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में इस सभ्यता में ही शुरू होने के कारण धातु के जो युगों की बात कही जाती है, तो कांस्य युग या कांस्य सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों की खोज की जा सकी है, जिसमें 925 जो केंद्र है वो भारत में है। 80% जो स्थल है वो सरस्वती नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं,
उसके इर्द गिर्द या आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक क्षेत्र था। यह सिंधु नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी, परंतु विभिन्न क्षेत्र के भौगोलिक उच्चारण की भिन्नता के कारण सिंधु को कभी सिंधस या फिर और जाके ग्रीक संस्कृति के आसपास उसको इंडस कहने लगा है, और इंडस के बाद फिर ब्रिटिश भारत को इंडिया कहने लगे। तो इन, इस सिंधु नदी के घाटी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आगे सिंधु के नाम से फिर हिंदू कहने का संबोधन प्राप्त हुआ। तो सिंधु इस शब्द से हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ है। अब हिंदू धर्म का मोहनजोदड़ो से क्या संबंध है? ये हमारी सनातन हिंदू परंपरा की अच्छी पुरातन और प्रगत संस्कृति कैसे थे, इसके बारे में भी हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। तो हड़प्पा तथा जो ये मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मातृदेवी या प्रकृति देवी की है, और प्राचीन काल में मातृ या प्रकृति यो दोनों को देवता स्वरूप में भारतीय पूजा अर्चन करते थे, और आधुनिक काल में भी यह अभी भी चल रहा है। और यहाँ पर जो खुदाई हुई थी उससे यह पता चलता है कि हिंदू धर्म की जो प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी, कैसे प्रगत अवस्था में था, या उस समय के कौन से संस्कार अभी निरंतर चल रहे हैं, इन सब का हमें पता चल सकता है। हड़प्पा से कई ऐसी भी चीजें हमें मिली है कि जिसे हम हिंदू धर्म से जोड़ सकते हैं। पुरोहित की एक मूर्ति मिली, बैल या नंदी जो महादेव जी के सामने होता है, मातृदेवी, बैलगाड़ी तथा शिवलिंग इत्यादि हिंदू धर्म को संकेत करने वाली कुछ चीजें वहां पर मिली है। 1940 में जो खुदाई किया है, और उस दौरान पुरातत्व विभाग को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। शिवजी को ही पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड में हवन कुंड भी हमें मिले हैं, और ये हवन कुंड हमारे वहां पर उस समय के वैदिक परंपरा जागरूक और कार्यान्वित होने के प्रमाण वहां दर्शाते हैं। और मुख्य जो बात हमें मिली है कि हमारे स्वस्तिक के चित्र और चिन्ह भी वहां पर मिले हैं। अब इस हड़प्पा संस्कृति में पृथ्वी की पूजा के संदर्भ में भी हमें कुछ वहां पे संकेत मिले हैं। एक जो मूर्ति है, वो मूर्ति यानी उस स्त्री देवता के मूर्ति के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाई देता है, और विद्वानों का यह मत है कि यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। और पृथ्वी देवी का जो निकट संबंध है, पौधों का जन्म और उससे वृद्धिंगित होना, तो पृथ्वी देवता के ये कार्य से संबंध भी संकेत उसमें से हमें मिलता है। और इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि धरती की उर्वरता को समझने की क्षमता, और फिर उसकी पूजा किस तरह से हमारे पूर्वज करते थे, वो हमें यह मूर्ति के वजह से पता चलते हैं। और जिस तरह मिस्र के जो लोग हैं नील नदी को देवी आइसिस करके संबोधित करते थे, तो उसी तरह से हमारे इस भारतीय हिंदू परंपरा में भी भूमाता को देवी के स्वरूप में पूजा जाता था। अब हमारे जो कुछ वैदिक सूत्र है उसमें पृथ्वी माता के स्तुति भी आती है, इसलिए पृथ्वी माता देवता है, और पृथ्वी की स्तुति में वेदों की भी साक्ष्य वहां मिलती है हमें। अब सबसे महत्व की बात जो हमें ध्यान में आती है, वो इस संस्कृति में हमको जो शिवजी मिले हैं, वो 4 मुख होने वाले शिवजी की पूजा वहां की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया गया है, यानी कि मुद्रा जैसी होती है, राज मुद्रा, या जो सरकारी कामकाज में उपयोगी की जाती है। उस मुद्रा में एक योगी का चित्र है, और वो 3 या 4 मुख वाला वहां दिखता है। तो कई विद्वान यह मानते हैं कि यह जो योगी है वो साक्षात भगवान शिव है।
और हमारा जो मेवाड़, राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है, वो कभी हिंदू घाटी सभ्यता की सीमा में ही था। और वहां आज भी चार मुख वाले शिव के अवतार एकलिंग नाथ जी की पूजा होती है। यानी ये जो महाराणा प्रताप या मेवाड़ क्षेत्र में एकलिंग नाथ जी की जो पूजन होता है, वो चार मुख वाले शिव अवतार की ही वहां पर पूजन होती है। और मुख्यतः ये क्षेत्र पुरातन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के ही अंतर्गत आने के कारण उसमें एक समानता हमें दिखती है। अब इस हड़प्पा संस्कृति में दाह संस्कार की क्या परंपरा है, उसकी हमारे हिंदू धर्म से क्या संबंध है, वह भी हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, वो शवों को दहन यानी अग्नि से जलाया करते थे। इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की जो आबादी है, वो करीब करीब 50,000 थी। और फिर भी केवल वहां पर 100 के आसपास ही कब्रें मिलती है। मतलब जिसको दफनाया गया, ऐसे जो अवशेष है वो 100 के आसपास ही मिलते हैं। इसका मतलब अन्य जो मृत्यु होते थे, उन मृत्यु में दाह संस्कार, अग्नि संस्कार ही प्राथमिकता से होता था। इसके और हमारी ये संस्कृति इशारा करती है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी संस्कृति ये हिंदू संस्कृति या सनातन परंपरा की संस्कृति से निगड़ित थी। और वो जो कुछ अभी विश्व में उपलब्ध संस्कृतियों का इतिहास है, उसमें सबसे पुरातन थी। वो अत्यंत प्रगत थी। वैज्ञानिक अनुसंधान उसमें प्रबल था। उसके रास्ते, उपमार्ग, इनकी जो योजना है, वहां की गटर से मतलब ड्रेनेज सिस्टम, ये जो है वो उस समय इतनी प्रगल्भ और इतनी विचारणीय अवस्था में थी कि वैसी व्यवस्था आज भी भारत के अनेक क्षेत्र में नहीं है। ऐसे हमें मतलब कहना पड़ रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये है हमारे सिंधु घाटी संस्कृति की श्रेष्ठता। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त वस्तुएं थी, तो उससे हमारी नगर रचना या फिर हमारी वास्तु रचना के अलावा जो विभिन्न कलाओं में या उत्पादन निर्मित में भी हम कितने प्रगत थे, तो ये सिद्ध हुआ है। तो इसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। ये बहुत महत्व का प्रश्न है। यानी संस्कृति प्रगत, प्रगल्भ, वैज्ञानिक धरातल पर, केवल पौराणिक या ग्रंथों के आधार पर नहीं, तो एक मानवीय जीवन को जो भौतिक अंग से भी एक उपलब्धता चाहिए, उन तीनों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हो या भौतिक या आध्यात्मिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में हो, सभी क्षेत्र में वो अत्यंत प्रगत अवस्था में थे। अब इस हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के शहरों में किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग हो सकता है या होता था, वो अभी हम समझ लेंगे। तो मोहनजोदड़ो में जो हड़प्पन विज्ञान उस समय था, वो अत्यंत प्रगत अवस्था में था। ईसा पूर्व 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व भी उस संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था। इसका मतलब मिट्टी को जमा कर उसके बर्तनों में परिवर्तित करके बर्तनों का भोजन बनाना या अन्य उपयोगी के लिए बर्तन बनाने की विधि, प्रक्रिया, निर्माण और उपयोगिता सभी के बारे में वहां पर उस समय अच्छा प्रचलन था। काली मिट्टी, लाल मिट्टी या हड़प्पा, गेरू आदि से जो बनाए गए थे, ऐसे बर्तनों का उस समय उपयोग किया जाता था। अब बर्तनों को विशिष्ट आकार देने की प्रक्रिया करना, यह भी एक अभियांत्रिकी या एक तांत्रिक ही क्षमता की आवश्यकता होती है। और उस समय जो कुम्हार थे, वो बर्तन को आकार देने हेतु चक्के या पहिए का उपयोग करते थे। ये वो संस्कृति से स्पष्ट होता है। अब उस बर्तनों को सेकने के लिए 4 बाय 6 फुटों की जो भट्टी, छोटी छोटी भट्टियां थी, वो उस समय उपयोग में लाई जाती थी। और ये भट्टियों की उपयोगिता और बनाने की प्रक्रिया, उस उत्खनन करते समय उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिले हुए भी है। अब जो अलंकार के संबंधित उस समय की प्रगत अवस्था क्या थी, तो मिट्टी के बर्तनों के साथ सिरेमिक से बनाई वस्तुएं भी, उदाहरण अगर हमको देखना है तो कंगन है, तथा शंख और सिंपों से जो बने हुए हमारे आभूषण है, वो सहस्त्र वर्षों पूर्व उस समय उपयोग में लाने की प्रक्रिया वहां के जो नागरिक थे वो कर रहे थे। अब ये हड़प्पन या मोहनजोदड़ो
की जो संस्कृति है उसमें धातुओं का क्या प्रयोग होता था, तो इन संस्कृति में धातुओं का अति प्रगत स्तर पर उपयोग होता था, ये स्पष्ट होता है। सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, जस्ता हो, लोहा हो आदि सभी के संदर्भ में उस समय शोध कार्य जो है वो भारत में विपुल प्रमाण में हुआ था। अब धातु को जमीन से निकालना, फिर धातुओं की शुद्धिकरण की प्रक्रिया करना, ये विश्व में सर्वप्रथम भारत को पता था और भारत में सहस्त्रों वर्षों पूर्व से यह ज्ञात है। यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। और इसलिए पहले चाहे मिट्टी हो, लकड़ी हो या धातु, इन सभी के शोध लगने पर इनका उपयोग चलनी सिक्के यानी हमारे जो करेंसी होते हैं उसके लिए भी उसी समय से वहां पर होना शुरू हुआ था। अब तांबे के संदर्भ में क्या उपयोग हो रहा था उस समय भारत में, तो हमारा जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में 5-6 हजार वर्ष पूर्व भी तांबे का जो प्रयोग है वो बड़ी मात्रा में किया जा रहा था। 1 सहस्त्र 83 अंश सेंटीग्रेड तक के जो तापमान है, तो कच्चे धातु को मिलाने के बाद इतने तापमान पर तपाकर उससे शुद्ध तांबा प्राप्त करना और प्राप्त करने के बाद कला और कारीगरी करके उसके बर्तन या आभूषण बनाना, इसकी जो कला है उस समय हमारे संस्कृति में लोगों को अच्छी तरह से अवगत थी। और इस प्रकार 1 सहस्त्र 63 अंश सेंटीग्रेड तक के उष्णता देकर सोने पर भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया उस समय की जाती थी और सोना को शुद्ध स्वरूप में पाने की प्रक्रिया उस समय कार्यान्वित थी। उस समय के सोने की शुद्धता एकदम अच्छी थी, ये हमें जानने की आवश्यकता है। और इसके लिए ईंटों से बना लोहे का भट्टा उस समय विशेष करके उपयोग में लाया जाता था। अब जस्ता के संदर्भ में उस समय क्या प्रक्रिया चल रही थी, उसकी क्या उपयोगिता थी, वो भी हम संक्षिप्त में जान लेंगे। तो जस्ता इस धातु का उपयोग उस समय विपुल प्रमाण में हो रहा था। अभी जो हिंदुस्तान जस्ता लिमिटेड जो है, जंट लिमिटेड, या ब्रिटिश म्यूजियम और बड़ौदा के विश्वविद्यालय, ये तीनों ने उस समय राजस्थान के जावर में संयुक्त रूप से उत्खनन की प्रक्रिया शुरू किया था। और इस उत्खनन की प्रक्रिया में उन्हें जस्ते का एक भट्टा वहां पर मिला था। इस भट्टे में प्रतिदिन 20 से 25 किलो जस्ते पर प्रक्रिया की जाती थी। इससे इस जो गुट में अनुमान लगाया है कि 5वीं और 6ठी शताब्दी के पास भारत में 60 सहस्त्र टन जस्ते का उपयोग औसतन वर्ष में किया जाता था। और धातु से जो मूर्ति बनाना है, तो ये कला उस समय हमारे पारंपरिक वैज्ञानिक जो ऋषि मुनि है या ये जो कला कुशल जानते थे, उनको उस समय वो अवगत थी। और धातु से मूर्ति बनाने के लिए उस समय सामान्यतः मोम का साँचे का उपयोग हमारे पूर्वज करते थे। सर्वप्रथम मोम की मूर्ति बनाकर उस पर रेती और मिट्टी का मिश्रण डालकर एक साँचा बनाया जाता था। इस साँचे में धातु डालकर मूर्तियां बनाई जाती थी। फिर उसको सेकना तथा उसके पॉलिशिंग या उसको साफ करके उसको चमकाने की जो प्रक्रिया है वो उस समय अच्छी तरह से होती थी। और यह जो प्रकार है, इस प्रकार में केवल 1 से 2% कार्बन से युक्त उच्च श्रेणी का जो हमारा लोहा बनता था, जिसे हम वर्तमान में स्टील कहते हैं, वो हमारे भारत में बनता था और उसके माध्यम से ये सब कला उस समय बनाई जाती थी। चीन हो, भारत हो या कुछ पूर्वीय देश हो, उस समय वे भारतीय लोहे के लिए यानी स्टील के लिए विशेष करके वुड स्टील, ये जो हमारा एक प्रकार होता है, उसके लिए ये विश्व में हमारे इस लोहे के लिए बड़ी मात्रा में मांग होती थी। अब भारत में जो कपास और कपड़े का जो उत्पादन हो रहा था, तो
ईरान के लिए हमारा जो भारत देश है वो कपास और कपड़े का एक बड़ा हाट यानी एक बड़ा बाजार था। इसी कपास के कारण ईरान सहित अन्य अनेक देशों के व्यापारी उस समय भारत में आने लगे। भारत से सामग्री का आयात निर्यात शुरू हुआ और मुख्यतः आयात निर्यात के लिए जो यातायात की जो व्यवस्था भारत में चाहिए, तो वो यातायात जो थी वो पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध थी। अब यातायात की दृष्टि से तो चक्के या पहिए का शोध किसने किया, यह प्रश्न आता है। तो यातायात के लिए पहिया या चक्का जो है, तो इसका शोध भारत में ही लगा था। और जैसे ही भारत में शोध लगा था, तो उसके विविध प्रकार के उपयोग करना भारत में ही प्रारंभ हुआ था। लकड़े से चौखट बनाकर उसे चक्का लगाकर उसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में परिवर्तित करके एक माल वाहतुक हो या सवारी के यातायात के लिए हो, हमारे यहाँ बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी बनाई गई थी। इसी प्रकार से कुएं से पानी निकालने के लिए जो वो चक्र बनता है जिसे हम राहट कहते हैं, तो लकड़े या विविध धातुओं से राहट बनाकर कुएं से पानी निकालने के लिए जो प्रक्रिया है वो भी मनुष्य ने अपने लिए आसान कर लिया था। ईसा पूर्व 350 में भारत में कुएं से पानी खींचने के हेतु राहट का प्रयोग विपुल प्रमाण में सब तरफ होता था। इतना ही नहीं, तो उस काल में आटे की चक्की भी वहां पर बनाई गई थी। अब वो कैसी बनाई, अभी के जैसे टेक्नोलॉजी या फैक्ट्री बनकर बनाई या उनके आटे की चक्की कैसी थी वो हम समझ लेंगे। तो कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश में हो, तो वहां पे जल के प्रवाह से और जल के प्रपात से उसकी जो बहने की क्षमता से जो ऊर्जा निर्माण होती है, तो तेजी से बहने वाले पानी का उपयोग कर धान पीसने की चक्की बनाई गई थी। और बाद में तो गेहूं, ज्वार या ऐसे धान्य के भी आटा बनाने की चक्की बनी थी। इसकी जानकारी देते समय केनेड ने कहा था कि पत्थर को खोदकर उसका दांत वाला चक्का बनाया जाता था। उसमें वृक्ष का एक बड़ा तना अटका कर ऊपर चक्की खड़ी की जाती थी। अर्थात इसके लिए निकट की दो बड़े चट्टानों का आधार लिया जाता था। पानी के वेग से पत्थर का चक्का घूम जाने पर चक्की के पत्थर घुमा करते थे। तो यह विश्व की पहले आटे की चक्की थी जो पानी के प्रवाह की गति से ऊपर का पत्थर घुमाकर चक्की का पत्थर घुमाया जाता था और दो पत्थरों के बीच में चाहे धान हो या कोई धान्य हो उसको डालकर उसका आटा बनाने की प्रक्रिया होती थी। तो 5000 वर्ष पूर्व भी यह प्रक्रिया वहां पर चल रही थी। अब विश्व में अगर हम व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं, तो नापने की या गिनने की प्रक्रिया या वजन नाप की भी कुछ व्यवस्था उस समय थी क्या, ऐसे प्रश्न हमारे मन में आता है। तो सिंधु संस्कृति में नाप तौल यानी वजन करना, मापना, इसका भी उपयोग विपुल प्रमाण में उस समय हो रहा था। उस समय 1.7, 3.4, 13.6 और 136 ग्राम के वजन उस समय भी उनके पास नापने के प्रमाण में थे। अब जो एक सुगंधी द्रव्य का सेंटेड या परफ्यूम का जो विश्व में व्यापार चल रहा है, तो उसके संदर्भ में हमारी पारंपरिक स्थिति क्या थी। तो सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधन के साथ सुगंध से भी जो एक कॉस्मेटिक बनता है, तो मानवीय जीवन में सुगंध का भी एक महत्वपूर्ण स्थान या योगदान होता है। और इस महत्व की पहचान भारतीयों को सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही थी। और वर्तमान में जो बाजार में विदेश की बनावट के जो महंगे महंगे परफ्यूम मिल रहे हैं, किंतु इस सुगंधी द्रव्य की जो मूल धरोहर है, इसकी निर्माता है, इसका प्रचलन है, इसका उपयोगिता है, वो सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में ही आरंभ हुआ था और भारत ने ही संजोया था। यह हमें समझने की आवश्यकता है।
इसके साथ त्वचा रक्षक जो पदार्थों की निर्मित करते समय सुगंधी फूल हो, वनस्पति हो आदि से सुगंधी द्रव्य भारत में निर्माण होने लगे थे। सुगंधी तेल, सुगंधी चूर्ण या जिसे हम पाउडर कह सकते हैं, या सुगंधी द्रव्य या जिसे हम सेंट या परफ्यूम कह सकते हैं। तो इन संदर्भ में भारत का जो कन्नौज क्षेत्र था या कन्नौज नाम का एक तात्कालिक जो शहर था, वह अत्यंत विख्यात था और सुगंधी द्रव्य तब भी एक कुटीर उद्योग के माध्यम से उस समय स्थापित था और वहीं से सब तरफ सुगंध द्रव्यों का आयात निर्यात होता था। तो कन्नौज नामक जो तात्कालिक शहर है, वो कन्नौज जो क्षेत्र जिसे कह सकते हैं या कन्याकुब्ज ब्राह्मण जो एक प्रचलित जाति है, तो वो वर्तमान में भारत का कानपुर क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में उस समय ये सुगंधित द्रव्यों का व्यापार उस समय वहां पर होता था। अब ईंटों का उपयोग तथा जल निकास की जो प्रणाली है, उसके संदर्भ में ये संस्कृति में क्या स्थिति थी? हमारी पारंपरिक जो सिंधु घाटी की पुरातन हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसकी आध्यात्मिक विकास या आध्यात्मिक उसका जो तथ्य या प्रमाण है प्रगल्भता की, उसके साथ वैज्ञानिक विकास के क्या तथ्य या प्रमाण हमको इस घाटी में मिलते हैं, वो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं। तो ईंटों का उपयोग और जल निकास के संदर्भ में क्या प्रणाली थी? तो हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंटों का इस्तेमाल यह अन्य संस्कृति की तुलना में एक विशेष बात थी, क्योंकि इस समय के जो मिस्र के जो भवनों में धूप में सूखी हुई ईंट का ही केवल प्रयोग हुआ करता था। समकालीन जो मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है, उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी के सभ्यता में प्रयोग का प्रमाण मिलता है। और मोहनजोदड़ो की जो जल निकास प्रणाली थी, वो अत्यंत अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण या स्नानागार होता ही था। कालीबंगा के अनेक घरों में उनके अपने अपने कुएं भी हुआ करते थे। अब घरों का पानी बहकर सड़क तक आना, उसके लिए एक वहां पर व्यवस्था होती। तो यहाँ आने के बाद वो सड़क के नीचे जो मोरिया या नालियां बनी थी, या हम कहते हैं कि कंसील ड्रेनेज सिस्टम बनी थी, वहां तक ये पानी बहकर जाकर वो कॉमन ड्रेनेज से आगे बहकर निकलता था। तो ये जल निकासी या ड्रेनेज की जो सिस्टम थी, वो एक सिंधु घाटी की प्रगल्भ सिस्टम थी। और अक्सर ये जो मोरिया या ये ड्रेनेज की जो नालियां थी, वो ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। यानी स्वास्थ्य का भी विचार किया गया था, या उससे आने वाले दुर्गंध या देखने से होने वाले परिणामों का भी विचार किया था। और ईंटों से या पत्थरों की सिल्ली से वो ढक के रखने की उस समय भी उनकी वैचारिक प्रगल्भता वहां सुस्पष्ट होती है। तो उस समय भी उन्होंने नालियों या मोरियों के लिए मैनहोल्स या नरमुखे बनाए थे। इसका मतलब ड्रेनेज ब्लॉक हो सकता है, उसको बीच बीच में कहीं ब्लॉकेज निकालने की दृष्टि से व्यवस्था होनी चाहिए। यानी साफ सफाई, ब्लॉकेज हटाना, उसके संदर्भ में भी जो उनका चिंतन और नरमुखे बनाने की प्रक्रिया है, तो उसमें और वर्तमान इसमें क्या फर्क है? आज तो वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि बड़े बड़े शहरों में बारिश आने पर ड्रेनेज सिस्टम पूरा फ्लॉप होके पूरा शहर पानी में ये हो जाता है, और फिर अन्य यातायात को भी वो ये करता है। तो इसका मतलब आज जितना हम विचार नहीं कर पाए, उससे अधिक विचार उस समय के हमारे पारंपरिक संस्कृति में किया था। हमारे पारंपरिक ऋषि मुनि और हमारे जो उस समय के शोधकर्ता या वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। मगर आज का आधुनिक विज्ञान एक जगह फेल हो रहा है, मगर हमारी उस संस्कृति की वो विशेषता अभी हमको दिखाई देती है। अब अगला जो चिंतन का विषय है कि सिंधु घाटी की जो ये सभ्यता है, मोहनजोदड़ो के रूप में हो या हड़प्पा, ये नष्ट कैसी हुई? एकाएक ये नष्ट कैसी होगी? अच्छा, एकाएक ये जमीन के नीचे चले कैसी गई और उत्खनन में ये कैसे प्राप्त हुई? तो हड़प्पा की सभ्यता मुख्यतः 1900 वर्ष ईसा पूर्व तक
सुचारू रूप से चल रही थी, कार्य कर रही थी। ऐसे आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में ही वो रासोन्मुख यानी विनाश की ओर गई थी। अब इस विनाश के कारणों पर विद्वान अभी सहमत नहीं है। इस सभ्यता का पतन का कोई एक कारण अभी स्पष्टता से बता नहीं पा रहा है, बल्कि अलग अलग अभ्यासक है वो विभिन्न कारण देकर इस सभ्यता के नष्ट होने की संभावना व्यक्त करते हैं। परंतु विभिन्न कारणों से एक मेलजोल होकर एक दिशा मिलती है कि ये नष्ट होने की कुछ प्रक्रिया इस तरह हुई होगी, जो मात्र अलग अलग समय में होने की संभावना है या एक साथ भी होने की संभावना है। दोनों तरह से एक ही साथ भी नष्ट होने की प्रक्रिया हुई या अलग अलग भी हुई, इस तरह का भी उसमें संभावना निर्माण होती है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की जो व्यवस्था से ये नष्ट होने के पीछे महामारी होने की संभावना है वो अत्यंत अल्प लगती है। कुछ जगह हमको भीषण अग्निकांड के प्रमाण भी प्राप्त हुए, उसके कारण भी नष्ट होने का एक प्रमाण हो सकता है, एक संकेत हो सकता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। परंतु मोहनजोदड़ो में एक कमरे में एक साथ 14 नरकंकाल ऐसे मिले हैं, वो ऐसे संकेत करते हैं कि एक तो यह आगजनी या महामारी से मृत्यु होने के संकेत है। अब विभिन्न कारणों से यहाँ की सभ्यता का अंत हुआ ऐसे कहा जा रहा है, परंतु कालक्रम में हमें यह भी जानकर लेने की आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में कुछ परंपराएं तथा मनुष्य जीवन नष्ट हुआ है, परंतु वहां के मूल सनातन संस्कृति का आचरण तथा देवताओं की पूजा आज भी भारत के अन्य कई क्षेत्रों में उसी तरह से चालू है जिस तरह से वो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की संस्कृति में चालू थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं और महाभारत में युद्ध के अंत में जो ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ उसके बाद ये संस्कृति कैसे नष्ट हुई है, यह जानने के पहले मैं आपको रामायण काल में लेकर जाना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र, इस क्षेत्र में पिछला इतिहास क्या है, कब से वहाँ संस्कृति का विकास हो रहा है, कब से वहाँ हमारे ऋषि मुनियों का जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो कब से हो रहा है, या क्या इसका रामायण के काल में भी कोई इतिहास है इस क्षेत्र का, तो पहले वह जान लेंगे ताकि फिर बाद में महाभारत के अनुसार ये अवसान कैसे हुआ है वो हम देख पाएंगे। तो सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंधर्व यानी जो गांधार क्षेत्र है तथा सिंधु नामक देश का जो वर्णन रामायण में आता है, तो इसका उल्लेख जो है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हुआ है। गंधर्वों ने यहाँ रहने का कारण यही था कि इस प्रदेश को, इस देश को गांधार देश कहला जाता था। अब यह देश सिंधु नदी के दोनों बाजू के किनारों पर स्थित था। गंधर्वों के उत्पात के कारण, मतलब उसका जो पड़ोसी देश था कैकेयी देश, या कैकेयी देश का जो राजा था यानी महारानी कैकेयी का जो वो देश था, प्रदेश था, तो कैकेयी देश के राजा ने श्री रामचंद्र जी की सहायता से उस गंधर्वों के देशों को, गांधार देशों को उस समय जीत लिया था। अब ये हमें पता चलता है स्पष्टता से कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में जो बसे हुए लड़ाकू कबीले हैं, तो वो रामायण काल में जो गंधर्वों के जो है उन्हीं के वो वंशज है। दशरथ के पुत्र और श्री राम के जो अनुज है राजा भरत, जो राम जी के पहले उन्होंने पादुकाएं रखकर राजकाज देखा था, तो अपने दोनों पुत्र तक्ष तथा पुष्कल सहित गंधर्व देश पर आक्रमण करके उन्होंने इस देश पर विजय प्राप्त किया, अपना सत्ता उन्होंने स्थापित किया था। और उस समय ये जो भीषण युद्ध है वो 7 दिन और 7 रात इतने कालावधि तक चला था। इस युद्ध में गांधार देश का बड़ा विनाश हुआ था और राजा भरत ने विजय के बाद पूर्वी तथा पश्चिम भाग में एक तरफ तक्षशिला तो दूसरी तरफ पुष्कलावत या
पुष्कलावती इस प्रकार के नगरियों को बसाकर वहां का राजा उन्होंने अपने दो पुत्र, एक तक्ष और दूसरा जो पुष्कल था उसको बनाया था। दोनों नगरियों के नाम भरत के पुत्र में ही रखे गए थे। बहुत से लोग हैं जो इन तक्षशिला हो या पुष्कलावत जो क्षेत्र है उसका जो है संदर्भ वो राजा अशोका या बौद्धकालीन कार्यों से जोड़ते हैं। परंतु ये जो नगरी है, ये नगरी राजा भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल के नाम पर बसाई गई है और उसका इतिहास रामायण काल से है। यह हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि 5 वर्षों तक राजा भरत वो इसी क्षेत्र में ठहरे थे। गंधर्व देश के इन नगरियों को उन्होंने अच्छी तरह से बसाया था और फिर अयोध्या वो वापस लौट गए। है ना, हम जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति की बात कर रहे हैं या सिंधु घाटी की संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो इस संस्कृति के उत्थान के पीछे राजा रामचंद्र जी के भाई भरत जी और उनके पुत्र और उनके परंपरा से वहां पर वो नगर बसाने की और वो सुसंस्कृत बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। तो उस समय भी वो क्षेत्र कितना विकसित, प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रगतिशील था, ये हमें पता चलता है। तो इन दोनों नगरियों का और उनकी जो समृद्धि है, उनकी जो शोभा है, इसका वर्णन हमें रामायण के उत्तरकांड में स्पष्टता से मिलता है। वाल्मीकि रामायण में हमें हमको बता सकते हैं। अभी जो आप जो श्लोक देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें कहा है कि रघुवंश में भी गंधर्वों के जो देश है उस देश को सिंधु देश कहा गया है। यानी गंधर्वों का जो देश है जिसमें भरत ने अपनी सत्ता स्थापित किया था, वो गंधर्वों के देश को सिंधु देश कहा जाता है। और वो सिंधु देश इसलिए कहा जाता था कि वो सिंधु नदी के घाटी के दोनों बाजू में वो बसा हुआ था। अब ये जो दूसरा श्लोक आप देख रहे हैं उसमें जो वर्णन आ रहा है उसका जो बात आती है कि वर्तमान काल में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी से, तकसीला और पुष्कलावती वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर जिले में चरसड्डा के रूप में वो अभी जानी जाती है, ऐसे संदर्भ आते हैं। तो मूलतः ये जो लग रहा है कि ये सिंधु घाटी ये 5-6 हजार वर्ष पूर्व की है, तो इसके विनाश का कालावधि 5-6 हजार वर्ष पूर्व का निश्चित हो सकता है। परंतु वो वहां पे संस्कृति फलने फूलने, वो प्रगत होना, विकसित होना, विकसनशील होना, वहां पे आध्यात्मिक पारलौकिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होना है और आधुनिक उस समय का जो पारंपरिक धर्म आधारित विज्ञान था उसके दृष्टि से विकसित होना है। तो इसका इतिहास तो प्रत्यक्ष रामायण काल के भरत के पुत्रों के और उनके नाम पर बसाए गए इन नगरियों से हमें पता चलता है। अब हम महाभारत के अनुसार ये संस्कृतियों का अवसान कैसे हुआ है उसके संदर्भ में आगे जान लेंगे। हमने प्रारंभ में देखा कि सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का जो मतलब है वो है मौत का टीला, यानी मोहनजोदड़ो को मौत का टीला कहा जाता है। और वर्तमान में यह जो क्षेत्र है वो आज का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है वो क्षेत्र में ये मूलतः ये अभी सभ्यता दिखाई देती है। अब महाभारत के संदर्भ में अगर हम अभ्यास करें, ये जो कुरुक्षेत्र है जिस क्षेत्र में महाभारत हुआ ऐसा कहा जाता है, वो मथुरा अयोध्या से लेकर कम्बोज यानी अफगानिस्तान का जो उत्तरी इलाका है उसके बीच वाला जो पूर्ण क्षेत्र उसे कुरुक्षेत्र कहा जाता था। उस काल में कुरुक्षेत्र ये बहुत बड़ा क्षेत्र का संबोधन था। और आजकल जो कुरुक्षेत्र शहर की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो एक हरियाणा का अत्यंत छोटा सा क्षेत्र है जो किसी शहर या किसी बस्ती को कहा जाता है। और उस काल में सिंधु और सरस्वती के बीच में जो क्षेत्र था उसे कुरुक्षेत्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि कुरुवंशीय लोग जो थे वो उस क्षेत्र में रहते थे। तो कुरुवंशीय जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा जाता था। और आज का वर्तमान जो शहर है वो एक शहर का नाम है। तो यह सिंधु जो घाटी है और इस सिंधु घाटी की जो सभ्यता है या
सिंधु घाटी की सभ्यता, ये मोहनजोदड़ो, ये जो शहर बसे थे, जो उस काल में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी तक फैले हुए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के मोहनजोदड़ो या हड़प्पा आदि जो स्थानों की जो प्राचीनता है, या उनके जो अनेक रहस्य है जो आज भी सुलझाया नहीं जा सके हैं, जो आज भी हमारे लिए पहेली बन चुके हैं, या आज भी हमारे लिए एक चमत्कार जैसी चीजें बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दो टापुओं पर स्थित ये शहर है। और जब पुरातत्व शास्त्रियों ने पिछली शताब्दी में मोहनजोदड़ो के स्थल की खुदाई तथा उस अवशेषों का निरीक्षण किया, तो उन्होंने देखा था कि वहां की गलियों में नरकंकाल पड़े हुए हैं। कई अस्थि पंजर चित अवस्था में लेटे हुए हैं। चित यानी कुछ पीठ के बल पे है। और कई अस्थि पंजर है जो एक दूसरे के हाथ इस तरह पकड़ के रखे हुए मिलते हैं, मानो किसी विपत्ति में उन्हें अचानक उच्च अवस्था में पहुंचा देने के कारण, भय के कारण उन्होंने एक दूसरे के हाथ जकड़ के रखे थे, और उस अवस्था में ही उनका मृत्यु हुआ था। और इसलिए उन कंकालों की स्थिति भी ऐसे है कि वो एक दूसरे के हाथों को इस तरह से जकड़ के पकड़ के है कि अचानक विपत्ति में जाकर वो भय या शौक लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। उन नरकालों पर कुछ रेडियो एक्टिव यानी किरणोत्सर्ग के हुए ऐसे चिन्ह भी पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो स्थल के अवशेषों पर नाइट्रिफिकेशन के जो चिन्ह पाए गए हैं, उनका अद्यपि कोई कारण हमें स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी अवस्था केवल अणु विस्फोट के पश्चात में होती है, ऐसे वर्तमान आधुनिक युग के जो संशोधन है या वैज्ञानिक है वे कहते हैं। और ऐसे भी माना जाता है कि महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र छोड़ने के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई होगी। और ब्रह्मास्त्र की जो तुलना है वो वर्तमान में हम परमाणु बम के विस्फोट की शक्ति के साथ हम कर सकते हैं। ये जो श्लोक में महाभारत के बताया है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी, यानी वायु की गति नहीं इतनी थी कि उसके तमाचे या फटकार हमें लगती थी। सहस्त्रवदी उल्का आकाश में गिरे हो, या उल्कापात के समय जैसे प्रकाश होता है और एक साथ बहुत प्रकाश में कुछ आसमान से गिर रहा है, वैसे उस समय दिख रहा था। भूत मात्र को भयंकर महाभय उत्पन्न हुआ था। भूत मात्र यानी मनुष्य ही नहीं तो सजीव या निर्जीव सभी सृष्टि के लिए एक भयंकर उत्पाद उस समय निर्माण हुआ था। ऐसी स्थिति का वर्णन ये श्लोक करता है। आकाश में बड़ा शब्द हुआ और आकाश जलने लगा। शब्द यानी नाद, यानी विस्फोट का जो नाद होता है, तो विस्फोट के बाद जो नाद हुआ और फिर आकाश जलने लगा, यानी आकाश में सब तरफ अंगारे बरसने लगी थी। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ उस समय पृथ्वी हिल गई थी, यानी वो विस्फोट की शक्ति इतनी थी कि पृथ्वी के कंपन उस समय स्पष्ट उस समय के लोगों को अनुभव हुए थे। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। और उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अपने पिता के मारे जाने के बाद अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा था। उसने पांडवों के समूल नाश करने की प्रतिज्ञा ली थी और चुपके से पांडवों के शिविर में जाकर कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से उसने पांडवों के जो बचे हुए वीर महारथी थे उनको नींद में ही सोते समय मार डाला। केवल यही नहीं, तो उसने पांडवों के पांचों पुत्र के सिर भी काट दिए। अंत में अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को उसे याद आई। दूसरी तरफ पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी अत्यंत विलाप कर रही थी। और अर्जुन ने जब यह भयंकर दृश्य देखा तो उसका भी दिल दहल गया और उसने भी अश्वत्थामा का सिर काटने की प्रतिज्ञा उस समय ले लिया। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया और अश्वत्थामा को
उस समय कहीं भी सुरक्षा नहीं मिल रही थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकले थे और फिर श्री कृष्ण भगवान सारथी बनकर अर्जुन के साथ रथ पे बैठे और उसका पीछा करने लगे। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा मिल नहीं रही थी, तो अंत में मृत्यु के भय से उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे वापस बुलाना या लौटाना, यह शक्ति, यह कला उसमें नहीं थी। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर देखकर अब अर्जुन भी भयभीत हो गया था और उसने कृष्ण से विनती किया कि मुझे बचाइए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। अब इस ब्रह्मास्त्र के कारण तुम्हारे प्राण अभी घोर संकट में है। इसे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अभी करना होगा, क्योंकि अन्य कोई अस्त्र इसका निवारण नहीं कर सकता। अब इस कारण प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी अपने पास जो ब्रह्मास्त्र था वो अश्वत्थामा पर छोड़ा। अब दोनों द्वारा छोड़े गए इन ब्रह्मास्त्रों के कारण उस समय पृथ्वी पर लाखों लोगों की जान चली गई थी। कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है कि पृथ्वी की संरचना या अंतरिकी में जो कुछ हुआ बदलाव था, उसके कारण तथा भूकंप और जलवायु के परिवर्तन के चलते जहां सरस्वती नदी स्वयं भूमिगत हो गई, वहां सिंधु नदी ने अपना मार्ग उस समय बदल लिया था। पहले सिंधु नदी हिमालय से निकलकर कच्छ के खाड़ी में आकर समुद्र को मिलती थी। अब इसका रुख बदलकर वह अन्य दिशा में हो गया। लगभग उसी काल में एक वैश्विक इतना भयंकर सूखा आया था कि जिसके कारण संसार की अनेक सभ्यताएं प्रभावित हुई थी और इसका दक्षिण यूरोप से लेकर भारत तक एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में असर हुआ था। करीब 2200 ईसा पूर्व वर्ष में मेसोपोटामिया की जो सुमेराई सभ्यता थी वो पूरी तरह उस समय खत्म हो गई। उस समय मिस्र में जो पुराना साम्राज्य था, इस जलवायु के परिवर्तन के कारण वह भी समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर स्पष्टता से कहा गया है कि श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उनके कारण यमुना नदी जो थी उसने अपना रास्ता बदल लिया। इसका मतलब यमुना नदी के रास्ता के बदलाव के संकेत उस समय भगवत गीता में दिए गए हैं। तो ये जो यमुना नदी थी उस समय वो सरस्वती की एक प्रमुख उपधारा थी। अब नॉर्थ कैरोलिना, वहां पर जो स्थित एक एप्पलचियान स्टेट की यूनिवर्सिटी है, उसमें नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के जो एक एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर ग्वेन रॉबिन्स शुग, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि ये जलवायु या आर्थिक या जो कुछ सामाजिक परिवर्तन हुआ है, इन सभी ने शहरीकरण या सभ्यता की जो खात्मे की जो प्रक्रिया हुई है उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही जानकारी तथ्यों के आधार पर उपलब्ध है और इन बदलावों ने किस तरह से इन सभ्यताओं को प्रभावित किया, किस तरह से इन सभ्यताओं को नष्ट किया, इसके बारे में कुछ लिखा या कुछ संदर्भ मिलता नहीं। मगर ये सत्य है कि इन सभ्यता को अचानक नष्ट होने के पीछे कुछ ऐसा तात्कालिक कारण था जिसमें मनुष्य को वहां से स्थलांतरित होने का या अपने बचाने के लिए बहुत कुछ करने के लिए समय मिला, ऐसा नहीं दिख रहा है। परंतु उस सभ्यता में से उसके पूर्व ही जो लोग अन्य क्षेत्र में स्थलांतरित हुए हैं, जैसे हम भारत के अन्य क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूजा अर्चन पद्धति है, देवता की जो उपासना परंपरा है या पूजा, इसके लिए जो धातु का उपयोग होता है, तो उन धातु के उपयोग की भारत के अन्य क्षेत्र में भी उपलब्धता मिलती है। तो उस समय उस क्षेत्र में रहने वाले जो घाटी संस्कृति में के जो लोग थे, उनको उस समय स्थानांतरण का समय नहीं मिला। वे ये आने वाले संकट से भौचक्के हुए थे। भय के कारण
हाथ में हाथ लेकर जो कंकाले मिले हैं, वो उस समय शॉक में जाने के कारण मृत्यु होने के भी संकेत देते हैं। और अन्य जो वास्तुएं हैं, जो हमें अभी वो पूरी खड़ी मिलती है, तो ऐसे विध्वंसक कुछ तो हुआ ऐसे नहीं दिखता है। तो महामारी या अग्नि प्रकोप या इस तरह का कुछ तो या किरणोत्सर्ग, युद्ध एक क्षेत्र में हो और उस क्षेत्र में जो किरणोत्सर्ग का प्रभाव हुआ है उसके कारण इनकी मृत्यु हुई है, इस तरह के संकेत हमें जरूर मिलते हैं। तो आने वाले समय में इसके संदर्भ में और हमें अनुसंधान करना पड़ेगा, शोध कार्य करना पड़ेगा और उसके निश्चित कारणों का पता हमें लगाने की आवश्यकता है। मगर कारण कुछ भी हो, हमारी जो पुरातन भारतीय संस्कृति है, हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है, हमारी ऋषि मुनि और उनकी जो वैज्ञानिकता है, उनकी जो नगर निर्माण की प्रक्रिया है, नगर निर्माण में भवन निर्माण की जो प्रक्रिया है, ड्रेनेज सिस्टम, स्नानागार गृह निर्माण करने की प्रक्रिया, उस समय की जो कृषि परंपरा वहां पर थी, उस समय धातु की जो उपयोग वहां पर हो रहे थे, धातु को रॉ स्थिति में मिलाना, उस पर प्रक्रिया करके उसको शुद्ध स्वरूप में मिलाना, फिर धातु को एक तरफ औषधीय उपयोग के लिए और दूसरी तरफ बर्तन या औजार या कुछ अस्त्र शस्त्र से लेके तो भवन निर्माण में उसकी उपयोगिता, स्तंभ निर्माण में उपयोगिता, तो ये सब एक ही बात को सिद्ध करता है कि हमारी जो हिंदू धर्म की परंपरा है, सनातन संस्कृति की परंपरा है, वो अत्यंत प्रगत और विकसित अवस्था में थी। जिस समय लोगों को वस्त्र बनाना नहीं आता था, जिस समय पक्के घर बनकर यूरोप अपने निवास का निवारा बना नहीं सकते थे, जो भूमक्कड़ स्थिति में थे, जिस समय भोजन पकाने की प्रक्रिया न होने के कारण कच्चा मांस या अग्नि में मांस भांसकर वो मांस ग्रहण करते थे, उस समय भारत ये अत्यंत सुसंस्कृत उच्च कोटि की अवस्था में होने के कारण आज भी भारतीय संस्कृति और परंपरा विश्व को दीपस्तंभ के जैसे दिशा दर्शन दे रही है। तो ये सच्चा इतिहास पहले हम समझे, सच्चे इतिहास को आकलन करके हमारा स्वाभिमान जागृत करें और इस परंपरा को लेकर अब हम विश्व में जाके उनको प्रश्न पूछे कि आपने हमारा ये संशोधन चुराया हुआ है। दिस इज इंटेलेक्चुअल थेफ्ट ऑफ यूरोप। आज को जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक गणित है, आधुनिक खगोल शास्त्र है या काल गणना है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर ही आगे विकसित हो रही है। सुस्पष्टता से उनको तथ्यों के साथ बताने की आवश्यकता है। और जब हम अपना स्वाभिमान जागृत करेंगे, हमारे संस्कृति परंपरा का गौरव जागृत करेंगे और हम स्वधर्म, स्व संस्कृति, स्व परंपरा, स्व वैज्ञानिक परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों के दिखाए मार्ग पर चलने का हम प्रयास करेंगे, तो पुनश्च भारत विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हे भगवान, अब हमारे इस ऋषि मुनि की परंपराओं को आप पुनर्जागृत कीजिए, हमारे हिंदू नागरिक, भारतीय नागरिकों के बीच में स्वाभिमान जागृत करें, स्वधर्म स्व परंपरा का स्वाभिमान के साथ उसको विश्व पादाक्रांत करके विश्व में पुनर् ये सनातन परंपरा को स्थापित करने की प्रक्रिया को बल और आशीर्वाद दे। इसी के साथ मैं इस विषय को यही विराम देना चाहूंगा। कार्तिक जी बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। आपने जो सत्य और तथ्य हमारे सामने रखे हैं, इसके माध्यम से हमें ये पता चला कि हमारी प्राचीन सभ्यता मोहनजोदाड़ो किस प्रकार से थी और कितने आधुनिकता से वहां पर प्रयोग हो रहे थे और इसके प्रमाण आज भी हमें मिल रहे हैं। ये हमें आपके मार्गदर्शन से हमें ध्यान लाया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ आज के इस धर्म विज्ञान की मालिका को अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न या शंका समाधान हो तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। और साथ ही ये जो धर्म विज्ञान का मालिका यहाँ पर ली गई, इसको अनेक लोगों तक पहुँचाने के लिए भी आप कृपया इस लिंक को शेयर कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म विज्ञान का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।